हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रिमेनिंग पॉइंट्स विच रिगार्डिंग द बायो फर्टिलाइजर्स। अब तक हमने देखा फर्स्ट वीडियो में वाटर बायो फर्टिलाइजर्स, उनके लिमिटेशंस, हिस्ट्री। उसके बाद हमने राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर देखा, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग देखा, और ब्लू ग्रीन अलगी, अजोला, अजोटोबैक्टर, अजोस्पेरुलम, ये सारे बायो फर्टिलाइजर्स हमने अब तक डिस्कस किए। अब जो रिमेनिंग पॉइंट्स है रिगार्डिंग द बायो फर्टिलाइजर्स इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। तो बायो फर्टिलाइज़र का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। सो आप जब आप बायो फर्टिलाइज़र चूज़ करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप, आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसे देना पड़ता है, क्योंकि जब आप कोई भी क्रॉप लगाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं रिगार्डिंग द गुड चॉइस ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स। आप गुड क्वालिटी सीड्स ही चूज़ करते हैं फॉर फार्म। उसी के साथ साथ हमने देखा था कि बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं फॉर स्पेसिफिक प्लांट्स। तो आपको राइट माइक्रो ऑर्गेनिज्म चूज़ करना पड़ता है फॉर स्पेसिफिक प्लांट्स। जैसे कि अगर आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए टू मेक फॉस्फोरस अवेलेबल टू प्लांट्स, तो अकॉर्डिंग टू दैट स्पीसीज़, जो भी प्लांट की स्पीसीज़ होगी उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए या फिर फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। So if the microbe is locally isolated, it must be tested in the lab and field to check how effective it is. अगर आप कोई भी माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइज़र लोकली आइसोलेट किया होगा, तो आपको वो लैब में टेस्ट करना पड़ेगा कि वो कितना इफ़ेक्टिव है फील्ड में। Alternatively, you can use strains from trusted source, but they must come with proper details and specification. आप एक ट्रस्टेड सोर्स से भी कुछ स्ट्रेन्स मंगा सकते हो और उसका प्रोडक्शन करवा सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर डिटेल्स और स्पेसिफिकेशन के साथ होने चाहिए। तो क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए? क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब। तो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स के लिए? तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स होते हैं वो आइडियल होने चाहिए और फिक्स नाइट्रोजन इन डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग कंडीशंस में वो नाइट्रोजन फिक्स करने चाहिए, जैसे कि हीट, कोल्ड, ड्रॉट में। कम्पीट एंड सर्वाइव बेटर दैन अदर माइक्रोब्स। अब जिस सॉइल में आप नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स यूज़ करने वाले हो, उस सॉइल में नेटिव माइक्रोब्स भी होंगे, वहाँ पे पहले से ही कुछ माइक्रोब्स होंगे। उसे आउट कम्पीट करने की जो एबिलिटी है उस स्ट्रेन में प्रेजेंट होनी चाहिए। ग्रो वेल इन ब्रॉथ एंड सर्वाइव इन कैरियर्स लाइक पीट। तो ये जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स होते हैं, वो लिक्विड कल्चर यानी कि ब्रॉथ में अच्छे से ग्रो होने चाहिए, और कैरियर मटेरियल्स लाइक पीट हो गया, उसी के साथ साथ कोकोपीट हो गया, उसमें अच्छे से सर्वाइव होने चाहिए। बाद में ये सर्वाइव ऑन सीड्स आफ्टर कोटिंग। तो ये जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स होते हैं, जो बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किए जाते हैं, तो ये बायो फर्टिलाइज़र हम सीड्स के कोटिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यह भी बायो फर्टिलाइजर्स हम सीड कोटिंग की तरह यूज़ करते हैं, उस पर भी ये बायो फर्टिलाइज़र सर्वाइव करनी चाहिए। ये जो स्ट्रेन होगी, जो भी स्ट्रेन होगी नाइट्रोजन फिक्सिंग की, वो सर्वाइव करनी चाहिए। और सॉइल एप्लीकेशन में भी वो लाइव होने चाहिए। उसी के साथ साथ नोड्यूल्स का फॉर्मेशन उन्होंने करना चाहिए अगर आप राइजोबियम यूज़ कर रहे हो स्पेशली फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। कीप फिक्सिंग नाइट्रोजन इवन व्हेन सम नाइट्रोजन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सॉइल। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इन्हें कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, भले ही नाइट्रोजन ऑलरेडी सॉइल में प्रेजेंट हुआ होगा तभी भी। एंड स्प्रेड एंड कोलिनाइज इन द सॉइल। सॉइल में वो स्प्रेड होना चाहिए और अपनी कॉलोनी फॉर्म करनी चाहिए। रिमेन स्टेबल इन स्टोरेज। और जब हम स्टोर करके रखते हैं, ये जो स्ट्रेन्स होते हैं अलग अलग, उनमें ये स्टेबल होने चाहिए। अब प्रोडक्शन प्रोसेस का ये क्या है राइजोबियम की। सो राइजोबियम इज यूजुअली ग्रोन इन शेक फ्लास्क और फर्मेंटर्स विद स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम। अब ये जो राइजोबियम होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, हम देखते हैं कि राइजोबियम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ये फर्मेंटर्स और फ्लास्क में यूजुअली ग्रो होते हैं, और इनके लिए हम फर्मेंटर्स और शेक फ्लास्क में एक स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। एक बार अगर वंस इनफ सेल्स आर ग्रोन, दे आर मिक्स विथ स्टराइल कैरियर लाइक पीट एंड पैक फॉर सीड ट्रीटमेंट। एक बार इनकी टर्बिडिटी अगर हम उस ब्रॉथ में हमें दिख गई, बाद में हम जो कैरियर मटेरियल यूज़ करने वाले हैं उसे स्टराइल करते हैं, उसके साथ ये बायो फर्टिलाइजर्स मिक्स करते हैं और पैक करते हैं फॉर सॉइल ट्रीटमेंट या फिर सीड ट्रीटमेंट के लिए।
The strain identity is confirmed using a test called serological agglutination, positive reaction with its specific antiserum made in rabbits. अगर आपको स्ट्रेन आइडेंटिटी करनी है तो आप एक टेस्ट यूज़ कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं सेरोलॉजिकल अग्लूटिनेशन. उसी के साथ साथ जो अजोटोबैक्टर, अजोस्पाइरुलम एंड फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया आर मास प्रोड्यूस सिमिलरली यूजिंग फर्मेंटर. और इसी की तरह जो अजोटोबैक्टर है, अजोस्पाइरुलम है, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, ये सारे बायोफर्टिलाइज़र इसी तरह फर्मेंटर में बनाए जाते हैं. अब हम देखेंगे रिगार्डिंग द ब्लू ग्रीन algae एंड अजोला. Blue green algae is grown in tanks on or rough fields. After growth it's dried and used at 10 kg per hectare in rice field. तो ब्लू ग्रीन algae जो होता है वो टैंक्स में, या जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ये टैंक्स में मोस्टली ग्रो किए जाते हैं. बाद में इसे ड्राई किया जाता है और ये अब 10 kg पर हेक्टर राइस फील्ड में हम फिर अप्लाई कर सकते हैं. Azolla is mass multiplied in shallow field nursery with fertilizers 10 gram superphosphate. 8 kilo of azolla can produce 40 to 50 kilo fresh azolla in 15 days. So azolla हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं. जो न्यूट्रिएंट अजोला को चाहिए वो होता है 10 ग्राम सुपर फॉस्फेट. अब हम जो मास मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें 8 किलो अजोला से हम 40 to 50 किलो फ्रेश अजोला 15 डेज में बना सकते हैं. तो क्या शेल्फ लाइफ और स्टोरेज ऑफ ब्लू इन सारे बायोफर्टिलाइजर्स की. सो ब्लू ग्रीन algae सर्वाइव लॉन्गर अप टू 15 मंथ्स. राइजोबियम अजोटोबैक्टर की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है, अराउंड 6 मंथ्स. हीट अबव 40 डिग्री सेल्सियस किल दिस माइक्रोब क्विकली, सो दे शुड नॉट बी स्टोर इन हॉट प्लेसेस. सो अब बाकी भी वीडियोस में हमने देखा था कि बायोफर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है हीट की तरफ. अगर हीट 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चली गई तो ये माइक्रोब्स किल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. सो आपको ये बायोफर्टिलाइजर्स कूल प्लेसेस में आपको रखना पड़ता है, स्टोर करने पड़ता है. सो बेस्ट स्टोरेज temperature is 20 to 25 degree Celsius for packets and 4 degree Celsius in production unit. Current status of biofertilizer. Global status. Since the first patent for rhizobium inoculants in 1896, now 170 organizations in 24 countries make biofertilizers. So first जो पेटेंट हुआ था वो हुआ था रिगार्डिंग द राइजोबियम इनोकुलेंट इन 1896. अभी 24 कंट्रीज़ में बायोफर्टिलाइजर्स के ऑर्गेनाइजेशन है अराउंड 170. Philippines runs the National Azolla Action Program to promote azolla as a fertilizer for राइस. तो फिलीपींस में जो एक प्रोग्राम है नेशनल अजोला एक्शन प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने प्रमोट किया है अजोला टू यूज़ एज ए बायोफर्टिलाइज़र फॉर राइस. चाइना डेवलप द राइस अजोला फिश सिस्टम. तो चाइना में राइस को एज ए बायोफर्टिलाइज़र अजोला दिया जाता है और उसी के साथ साथ फिश मोस्टली यूज़ किए जाते हैं. इंडिया में डीबीटी एंड आइसर आर प्रमोटिंग biofertilizers. Government gives financial support to set up production units. In 2005, India produced around 10,000 metric tons of biofertilizers. तो इंडिया में मोस्टली 2 ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करता है बायोफर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए, डीबीटी और आइसर. 2005 में 10,000 मेट्रिक टन ऑफ बायोफर्टिलाइजर इंडिया ने प्रोड्यूस किया है. कॉमन टाइप ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स आर राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, अजोस्पाइरुलम, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया. BIS Bureau of Indian Standards has created specification for Rhizobium azotobacter, but monitoring is weak. To improve quality control, the government started the National Biofertilizer Development Center at Ghaziabad and 6 regional centers. तो क्वालिटी बायोफर्टिलाइजर्स की अगर हमें क्वालिटी कंट्रोल इम्प्रूव करनी है तो गवर्नमेंट ने एक सेंटर शुरू किया है गाजियाबाद में, नेशनल बायोफर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, जो क्वालिटी कंट्रोल देखता है बायोफर्टिलाइजर्स की. इन 2006 ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन वर रिलीज फॉर कॉमन बायोफर्टिलाइजर्स. तो कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं अगर आपको बायोफर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन करना होगा. तो ये कब निकले थे? तो ये निकले थे 2006 में. तो अब क्या एडवांटेजेस है और लिमिटेशंस है बायोफर्टिलाइजर्स. सबसे पहले हम देखेंगे एडवांटेजेस. तो बायोफर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं. ये कोई पोल्यूशंस नहीं क्रिएट करता जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के थ्रू पोल्यूशंस फॉर्म होते हैं. ये कॉस्ट इफेक्टिव है, चीपर दैन केमिकल फर्टिलाइजर,
रिन्यूएबल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रोन अगेन एंड अगेन, और उसके साथ साथ सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ाता है। अब लिमिटेशंस क्या है, तो सबसे पहला मेजर लिमिटेशन है कि ये स्लोली एक्ट करता है। केमिकल्स, अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स आप अगर यूज़ करते हो तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखते हैं, लेकिन अगर आप बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हो तो आपको स्लो रिजल्ट्स दिखने को मिलते हैं। तो जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं सॉइल और एनवायरमेंटल कंडीशंस पे। उसी के साथ साथ बायो फर्टिलाइजर्स की क्वालिटी कैसी होती है। बायो फर्टिलाइजर की क्वालिटी हर वक्त अच्छी नहीं हो सकती। सो दीज आर, तो हमें क्या करना पड़ता है कि मोस्टली सॉल्यूशन क्या है, तो आप बायो फर्टिलाइज़र को केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ मिक्सअप कर सकते हो टू इम्प्रूव बेटर एंड बैलेंस क्रॉप ग्रोथ। अब हम देखेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब। अब what are genetically engineered microbes? These are microorganisms that have been genetically modified using recombinant DNA technology to perform special tasks that natural microbes cannot do. तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स क्या होते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम जेनेटिकली जीन के बेसिस पे मॉडिफाई करते हैं, और ये ऐसे स्पेसिफिक टास्क कर सकते हैं जो नेचुरल माइक्रोब्स नहीं कर सकते। अब क्या एप्लीकेशन होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स के? तो मेडिसिन में प्रोड्यूस इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स लाइक इंसुलिन, वैक्सीन्स। एग्रीकल्चर में हमने देखा था बीटी कॉटन जो होता है, तो इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट, फाइट अगेंस्ट फंगल डिसीजेस, टू प्रिवेंट फ्रॉस्ट डैमेज। उसी के साथ साथ improve nitrogen fixation. Genetically modified microorganisms can be engineered to fix more nitrogen. हम जो नीफ जीन्स होते हैं जो नाइट्रोजन राइजोबियम में प्रेजेंट होते हैं फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, इनका ओवर एक्सप्रेशन करवा सकते हैं, और ओवर एक्सप्रेशन से हम मोर नाइट्रोजन फिक्स करवा सकते हैं। वाई जेनेटिकली इंजीनियर माइक्रोब्स आर स्पेशल? क्योंकि ये स्पेसिफिक जॉब्स कर सकते हैं। हम इन माइक्रोब्स को स्पेशली डिज़ाइन करते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स इफ़िशेंटली। लेकिन एक ही इनके कुछ लिमिटेशंस है जेनेटिकली इंजीनियर माइक्रोब्स की। हमें नॉलेज होना चाहिए बायोलॉजी का, एंड क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि हम कैसे इन माइक्रोब्स को यूज़ कर सकते हैं इन डिफरेंट वेज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो रिमेनिंग पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द एडवांटेजेस लिमिटेशंस ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। आई होप आपको ये बायो फर्टिलाइजर्स का होल चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू।